गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर आप सबका करनी एकेडमी एंड एजुटेक की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। चलिए जी, तो क्योंकि मैं आपको कुछ इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूं पहले तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हमारी टीम द्वारा करनी एकेडमी एंड एजुटेक द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर जो क्वालिटी एजुकेशन जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, दूर दराज के वो बच्चे जिनके पास कोई साधन नहीं है, नहीं पढ़ पाते हैं वो, तो उनको जो है एक क्वालिटी एजुकेशन देने का हमारा जो ये उद्देश्य है और आप सबका साथ रहा और प्यार रहा तो ये उद्देश्य भी हमारा पूरा हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पर जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट की एक्सपर्ट फैकल्टी आपसे रूबरू होंगी और आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपके 11th से रिलेटेड बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग जो है 10वीं कक्षा का एक पड़ाव जो होता है उसको अच्छे से पार करके आप आ गए और 11th में जो है आपने अपने कदम रख दिए हैं। चलिए जी, तो अब सबसे बड़ी जो अपनी समस्या होती है या फिर अपना कंफ्यूजन होता है वो सब्जेक्ट को चूज करने का होता है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट मैं चूज करूं, है ना। अपन इधर उधर से जो भी है अपने सगे संबंधियों सबसे क्या करते हैं, सलाह भी लेते हैं, पूछते हैं उनसे कि भाई कौन सा सब्जेक्ट जो है मुझे चूज करना है। तो मुझे खुशी है कि आप सब लोगों ने जो है विज्ञान विषय को चूज किया है ना। साइंस स्ट्रीम में आप लोग आए हैं, साइंस का युग है, 21वीं सदी है, लोग जो है विज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो आप भी उससे जुड़ रहे हो तो दुनिया में जो है थोड़े आप अव्वल ही रहोगे और लोगों से, साइंस का आपको नॉलेज ही रहेगा। अब साइंस में भी कुछ लोग जो है वो बायो से है, ठीक है जी, और कुछ ने मैथ और भी एग्रीकल्चर वगैरह जो भी सब्जेक्ट आपने लिए होंगे, पर बेसिकली मेरा जो फोकस रहेगा इन दोनों पे ही रहेगा, है ना। डील तो अपन फिजिक्स को करेंगे भाई साहब, ठीक है, तो टेंशन नहीं करना सर ये क्या कर रहे हैं, पर ये जरूरी है ना कि भाई हमने सब्जेक्ट तो ले लिया है, अब उस सब्जेक्ट में होगा क्या सर, है ना। 2 साल मैं इन्वेस्ट करूंगा 11 12, तो आगे मैं क्या करूंगा, क्यों मैं बायो लूं, क्यों मैं मैथ लूं। तो देखिए जी, ये तो इंटरेस्ट पे है कि अगर आपको जो है नॉर्मली जो कि एक फैशन बना हुआ है ना, वो है कि अगर आपको डॉक्टर वाली फील्ड में जाना है तो हम जो है नॉर्मली बायो को प्रिफेर करते हैं, और इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो हम जो है मैथ को प्रिफेर करते हैं। पर ये दो ही सब कुछ नहीं है। यहाँ से आप 12th में जो है साइंस से करके आगे आप बीएससी वगैरह भी कर सकते हो, है ना, एमएससी कर सकते हो, आप बायो में पीएचडी कर सकते हो। अपना करियर जो है डॉक्टर के अलावा भी हजारों जैसे ऑप्शन हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो एक तो फैशन बना हुआ है कि बच्चों का सपना होता है डॉक्टर वगैरह बनने का, तो भाई देखो सपना है तो उसको पूरा करने की कुछ न कुछ फॉर्मेलिटीज भी होगी। तो ये है कि भाई आपको बायो आपकी होनी चाहिए 11th 12th में, तभी आप जो है ये एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे अभी जो चल रहा है नीट है, 13 सितंबर को जो है इसका एग्जाम है, उस पर भी काफ़ी चर्चाएं चल रही है, होगा नहीं होगा, चलिए ठीक है ना। तो ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके जरिए जो है आप लोग जो है MBBS कर सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो इसकी हेल्प से। इसको आपको पास करना होता है, जो भी मिनिमम क्राइटेरिया होता है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उतने नंबर आपको लाने होते हैं, पर आपकी 12th के अंदर बायो सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। इसके कुछ एज क्राइटेरिया भी हैं वगैरह वगैरह, उन सबको जब आप फॉलो करते हो तो आप जो है ये एग्जाम देते हो। और लोगों का पैशन है, आजकल बहुत से लोग जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो क्या है कि बायो ले लेते हैं, लेकिन बायो लेने से कुछ नहीं होगा साहब, बायो लेने से कोई डॉक्टर नहीं बनता। इसलिए कहता हूं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। आपको 2 साल इतने अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी कि बिल्कुल आपका जो सपना है वो साकार हो जाए, और इस सपने को साकार करेगी हमारी टीम, ठीक है। तो इसके साथ आपको जुड़े रहना है ना। रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स का एक्सपर्ट बन जाओगे आप, है ना। आप यकीन मानिए बहुत से बच्चों को मैंने जो है पढ़ाया है, नीट के लिए भी पढ़ाया है, 12th के लिए भी पढ़ाया
है ना। तो काफ़ी सालों से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि कैसे बच्चे को डील करना और कैसे उसको बताना है कि लाइफ में वो आगे कैसे करेगा। बहरहाल मैथ वाले जो सब्जेक्ट है, जिन्होंने मैथ लिया है वो नॉर्मली इंजीनियरिंग को प्रेफर करते हैं। बाकी ऑप्शन तो है ही, बीएससी है, एमएससी है, जो भी है, पीएचडी है। इसके बाद जो स्पेस वगैरह के रिसर्च सेंटर में जाते हो, और आईपीएस आईएएस सारी बाकी सब तो चीज़ें हैं ही, है ना, जो सारे सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, वो तो मैं बोल ही नहीं रहा, है ना। इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो नॉर्मली लोगों का सपना होता है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो इंजीनियरिंग अनुसंधान है या फिर मतलब संस्थान है, सॉरी, जो कौन सा है, आईआईटी है। तो इसके भी एग्जाम्स होते हैं भाई साहब, 12th के साथ भी होता है और जस्ट 12th के बाद भी होता है ना, आफ्टर 12th भी होता है। तो 2 एग्जाम आप दे सकते हो, 2 चरणों में इसको करवाया जाता है, जेई मेन एंड जेई एडवांस, ठीक है जी। तो मेंस के आपके पास हर साल जो है 2 एग्जाम्स होते हैं मेंस के, है ना। एक जो है स्टार्टिंग जनवरी में हो जाता है, दूसरा अप्रैल में होता है, और बेस्ट ऑफ 2 काउंट होता है। यानी आपके पास टोटल चांस कितने रहेंगे, 12th के अंदर 2 चांसेज रहेंगे, 12th के बाद मेंस के 2 चांसेज रहेंगे, और उसके बाद भी मेंस के तो 2 चांसेज और दे सकते हैं वो आपको। लेकिन एडवांस के टोटल चांसेज आपका 12th में एक और एक जस्ट 12th के बाद, यानी 2 चांसेज होते हैं जो एडवांस के होते हैं। और आईआईटी जो होता है वो आपको जेई एडवांस के बेस पे मिलता है। जेई मेंस आपको देना होता है, और वहाँ पर गवर्नमेंट के हर साल रूल्स वैसे तो चेंज होते हैं, लेकिन 1.5 to 2 लाख स्टूडेंट आप मान के चलो कि गवर्नमेंट जो है वो जेई एडवांस के लिए भेजती है। यानी टोटल मान लो 12 लाख बच्चे जो है अपीयर हुए, उनमें से 1.5 लाख बच्चे जो है वो टॉप 1.5 लाख बच्चों को चूज करती है, और वो एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। उसके भी बहुत से क्राइटेरिया है, समय के साथ आप इन चीज़ों को भी समझोगे। मेरा बेसिक यहाँ पर ये है कि मैं आपको एक करियर के बारे में बता दूं कि भाई आप 12th या के बाद क्या करने वाले हो। आपने साइंस चूज तो कर लिया है, तो उसमें क्या होगा, तो ये कुछ तरीके जो मैंने बता दिए हैं, है ना जी। और यहाँ पे भी ये 2 चांसेज होते हैं, इनमें जो आपका बेस्ट एग्जाम होता है हर साल के 2 एग्जाम में से, वो काउंट किया जाता है, ठीक है। और समय समय पर मैं आपको गाइड करता रहूंगा, है ना। और भी 11th के साथ अपन KVPY, है ना, ओलंपियाड, ये सारी चीज़ें भी अपन जो है दे सकते हैं 11th के साथ, 12th के साथ, जो भी जैसे होगा वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको जुड़े रहना है। करियर गाइडेंस की भी आपकी क्लासेज होगी कि आगे आपको कौन से एग्जाम देने हैं, किससे आपकी लाइफ बनेगी, ये सारी चीज़ें। बहरहाल मैं आ जाता हूँ अपने सब्जेक्ट पे कि आज जो है अपन थोड़ा क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो उस पर मैं आ जाता हूँ। तो फिजिक्स एंड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अपन जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो फिजिक्स क्या है और फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज है जिसको अपन पढ़ सकते हैं ना, किन किन क्वांटिटीज के साथ अपन डील कर सकते हैं, क्या हर क्वांटिटीज को फिजिक्स में लिया जा सकता है या नहीं, ये सारी चीजें आप एंड ऑफ द लेक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर और देखते हैं क्या होता है। फिजिक्स इज मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड फिजिक्स एंड फिजिक्स, है ना। ग्रीक के 2 वर्ड थे, फिजिक्स और फिजिक्स। इन दोनों को मिलाया, हर आदमी की जुबान पे पहुंचे, कोई कैसे बोलता गया, कोई कैसे बोलता गया, अंततः अंग्रेजी वालों ने कहा कि भाई इसका नाम रख देते हैं फिजिक्स, है ना। तो सब कुछ मिला के जो है वर्ड बना दिया उन्होंने फिजिक्स, जो कि अंग्रेजी में है। हिंदी में इसको कहते हैं भौतिकी। थोड़ा हिंदी भाषा का भी ज्ञान रखना चाहिए, अपनी नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है जी। अब फिजिक्स जो है वो उसका अगर आप डिक्शनरी में जाके मीनिंग देखोगे तो दैट इज कॉल्ड नेचर, है ना। ग्रीक भाषा में आप देखोगे तो उसको कहते हैं नेचर, और फिजिक्स जो है उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर या लेक्चर ऑन नेचर, ऐसे सब। इससे अगर एक बात पता चलती है कि भाई नेचर में जो कुछ हो रहा है उनकी स्टडी करना ही फिजिक्स है। बिल्कुल सही, जो कुछ हो रहा है उनके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ये हो रहा है, इसका जो मैन अपन पता लगाते हैं वो फिजिक्स की थ्रू ही लगा सकते हैं। तो आगे एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, सिंपली डेफिनेशन, फाइंड लॉजिक बिहाइंड द इंसिडेंट ऑफ नेचर। प्रकृति में, नेचर में जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही है, जो इवेंट्स हो रहे हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों बिजली चमकती है, क्यों पंखा चालू हो जाता है, क्यों जनरेटर से जो है बिजली बन जाती है, क्यों कोई चीज को ऊपर फेंक दे तो नीचे आ जाती है,
क्यों एक ठंडी चीज और गर्म चीज को मिलाते हैं तो ठंडी वाली थोड़ी गर्म हो जाती है, गर्म वाली थोड़ी ठंडी हो जाती है, क्यों, व्हाई इट इज हैपनिंग। ये सारा अध्ययन अपन जो है इन 2 सालों में काफी कुछ तो कर लेंगे, और इनके पीछे अगर आपको बहुत लॉजिक है तो फिर हायर एजुकेशन तो है ही फिजिक्स की। ठीक है जी, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। आज तक जो चीजें आपको एबनॉर्मल लग रही थी लाइफ में कि ऐसा क्यों होता है, अब आप धीरे धीरे उनका लॉजिक्स और उनके पीछे की मैथ्स भी समझ जाओगे। चलिए जी, एक और डेफिनेशन, अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड फिजिकल फिनोमिना। अब फिजिकल फिनोमिना क्या है भाई, यही है जो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, तो इनके पीछे क्या रीजन है, इन्हीं को अपन जो है फिजिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जी, ओके, अब थोड़ा देख लेते हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, यानी 11th और 12th में आप जो है फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हो, और उनकी थोड़ा ओवरव्यू आपको बता देते हैं, ताकि आपका एक इंटरेस्ट भी रहे कि हाँ यार ये वाली चीज अब आने वाली है, सर ने बताया था, अब जो है मैं इसका एक्सपर्ट हो जाऊंगा। ठीक है जी, तो पहला देखते हैं मैकेनिक्स के बारे में। अब मैकेनिक्स, वैसे तो नाम से तो पता चल रहा है क्या ये मैकेनिक्स, तो ठीक है जी, तो बता देते हैं, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग के आपके जो चैप्टर है 11th क्लास के, वो सारी मैकेनिक्स ही डील करते हैं। पहला जो है मैकेनिक्स में अगर आता है तो 1 डायमेंशन मोशन आता है। ठीक है, 1 डायमेंशन मोशन का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में जो है पार्टिकल मोशन कर रहा है, ऐसे इधर ही चल रहा है। ठीक है जी, या फिर वो ऊपर चल रहा है तो ऊपर ही चल रहा है। अब इसमें क्या देखते हैं अपन कि भाई एक कार है आपके पास, और वो कार यहां से रवाना हुई यार, यहां पहुंच गई। ठीक है, और इसकी स्पीड कुछ ले ली, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी स्पीड ले ली, ये डिस्टेंस इसकी इतनी है, तो वो कार जो है यहाँ तक कब पहुंचेगी ये अपन देखेंगे, है ना। टाइम का पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे। मान लो कि इस कार ने अपनी स्पीड टाइम के साथ बढ़ा ली, एक्सेलेरेटर दबा दिया, कभी 20, कभी 30, कभी 35 ऐसे बढ़ता रहा, या फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेशन बढ़ता रहा, है ना, कि स्पीड बढ़ती रही तो वो जल्दी पहुंचेगी ऑब्वियसली। तो कितना जल्दी पहुंचेगी, इन सब की जो स्टडी है अपन मैकेनिक्स में करते हैं। एक पत्थर को मैं ऊपर फेंकूंगा तो कितनी स्पीड से फेंकूंगा, ठीक है। दूसरा, वो पत्थर कहाँ तक जाएगा, एक टाइम के बाद तो पत्थर वापस आ जाता है ना भाई साहब, तो उस हाइट को भी अपन निकाल लेंगे अगर अपने को इसका वेग पता होगा तो। ठीक है जी, इसकी वेलोसिटी पता होगी तो सारी चीजें जो अपन आजकल करते आए हैं, है ना, पत्थर तो सब फेंकते होंगे, वैसे नहीं फेंकने चाहिए लेकिन, है ना, तो अब उसकी कैलकुलेशन भी आप कर लोगे। ठीक है जी, है ना, बॉल वगैरह का फेंकते होंगे, खेलते हैं तो ऊपर जाती है, तो एक बच्चा जो होता है वो काफी ऊपर फेंक देता है, दूसरे बच्चे से बेचारे से हाथ से थोड़ी ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे ने वेग ज्यादा दिया, स्ट्रेंथ ज्यादा दी, तो बॉल ज्यादा ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद 2 डायमेंशन में आ जाते हैं। 2 डायमेंशन में आप सारे कैच खेलते होंगे ना एक दूसरे के सामने खड़े होके, तो आप कैसे करते हो, बॉल को ऐसे ऊपर फेंकते हो और वहां जाके सामने वाले के हाथ में आती है। तो भाई अब 2 दिशा में जा रही है, इधर भी जा रही है और बॉल ऊपर भी जा रही है, तो इसको कहते हैं 2 डायमेंशन मोशन। क्या बोलते हैं जी? 2 डायमेंशन मोशन। ये भी मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये 9th क्लास में भी आपने थोड़ा पढ़ा होगा कि बस के अंदर बैठते हैं, वो एकदम ब्रेक लगता है, दांत टूट जाते हैं वगैरह की बात। अगर अपन नींद में बैठे हो तो, है ना, तेज ब्रेक लगाते हैं। किसी को जल्दबाजी है, मार्केट में सिटी बस चल रही है और जल्दी से दौड़ते हुए उतरता है तो मुंह तुड़वा लेता है, बस वाला भी कहता है भाई आगे ध्यान रख के उतरना, बस को रुकने देना, है ना। क्यों है? उनके पीछे साफ फिजिक्स है ना। सबके पीछे जो लोचा हो रहा है वो फिजिक्स की वजह से हो रहा है। ये सारी चीजें अपन देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, जिसमें अपन नॉर्मली बल के बारे में देखेंगे कि धक्का जो लगता है, बल जो लगता है वो किस तरह से लगता है। एक भारी आदमी को धक्का दे रहा हूँ वो सरक नहीं रहा है, हल्के आदमी को धक्का दे रहा हूँ वो सर के बल गिर जा रहा है, तो क्या धक्का तेज है, वो आदमी की सहन करने की शक्ति तेज है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे, वो मैकेनिक्स के बारे में करेंगे सारी स्टडी। ठीक है, उसके बाद वर्क, पावर एंड एनर्जी देखेंगे। थोड़ा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, वर्क क्या होता है, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, उसी के बारे में जो एडवांस लेवल है वो अब यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है जी, और लास्ट में अपन रोटेशनल मोशन के बारे में भी देखेंगे। ये पार्ट बन जाता है आपका मैकेनिक्स का। तो क्या स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें थर्मोडायनेमिक्स, है ना, तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ऐसे है कि यहाँ पर अपन बात करते हैं नॉर्मली हीट एंड टेम्परेचर की, और हायर लेवल पे जब थोड़े और थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर आते जाएंगे तो अपन बात करेंगे प्रेशर की, वॉल्यूम की। ठीक है जी, कैसे? अब हीट का मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, है ना, जो आप बिल्कुल आपने डेली लाइफ में आज तक देखा होगा। आपके पास एक कप है जिसमें चाय है,
ठीक है जी। सुबह का मौसम है तो चाय ही जरूरी है ना। तो एग्जाम्पल ही अपन ऐसा ही ले लेते हैं, और इसमें भी एक चाय है। लेकिन रीजन क्या है कि इस आदमी के पास फोन वोन आ गया है, तो बात बात कर रहा है, तो इसकी चाय बिल्कुल ठंडी हो गई है ना। और ये आदमी थोड़ा लेट आया है तो अभी चाय बना के इसको दी है, तो इसकी चाय काफ़ी गर्म है। अब आपने किया क्या कि इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो मिक्स कर दिया, आपने देखा कि जो गर्म थी वो थोड़ा ठंडा हो गई, जो ठंडी थी वो थोड़ा गर्म हो गई। अरे ऐसा क्यों हुआ? तो ये इसमें एक वर्ड है हीट, है ना। ये जो आपकी हॉट टी थी और ये आपकी कोल्ड टी थी, है ना। तो इसमें क्या हुआ, एक हीट नाम की एक एनर्जी ट्रांसफर हुई है। किधर ट्रांसफर हुई है? तो देखो, गर्म वाली थोड़ा ठंडा हुई है, मतलब एनर्जी इधर से इधर गई है, और ठंडी वाली थोड़ी गर्म होगी, मतलब इसमें एनर्जी आई है। अब इसका टेम्परेचर क्या होगा, कितना होगा, ये सारी स्टडी अपन जो है वो करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। उसके बाद थोड़ी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये चीजें जो है आप पढ़ोगे 12th के अंदर, ठीक है जी। कि चार्ज क्या होता है, लाइट क्या होती है, नाभिक क्या होता है, परमाणु क्या होता है, ठीक है। 11th में एक और चीज पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसे आप सब लोगों ने पानी की बाल्टी तो निकाली होगी टांके से, नहीं निकाली है तो निकाला करो, थोड़ा बहुत काम भी जरूरी होता है। तो आप कुछ फिजिक्स भी समझोगे उसमें, कि जब तक बाल्टी आपकी अगर पानी के अंदर है तब तक तो उस पर कोई वेट ज़्यादा नहीं लगेगा, मतलब आप इजीली जो है बाल्टी को खींच लोगे। लेकिन जब पानी से बाहर आएगी तब पता चलेगा भाई साहब आप में दम कितना है, ठीक है। तो वो पानी के अंदर वो कम भारी क्यों लगती है, उसके पीछे भी एक आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है वगैरह है। ये सारी चीज़ें जो है आज तक जो अपने को ऐसे ही लगती थी, उनके पीछे लॉजिक और उनके पीछे की सारी गणित को समझना ही फिजिक्स है। तो आई होप आपका ये चीज क्लियर हो गया होगा कि भाई थ्रू आउट 11th और 12th अपन किन चीजों को डील करने वाले हैं, और यहाँ से आपको एक आइडिया मिला होगा, विजुअलाइजेशन हुआ होगा कि यार बहुत मजा आने वाला है, आने वाले लेक्चर्स में ऐसी ऐसी चीजें अपन देखेंगे। तो जी बिल्कुल बहुत मजा आएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स। अगर इसको लव ये जो हो जाता है ना फिजिक्स से लोगों को, ये इसी वजह से हो जाता है कि सारी चीजें अपन देखते हैं। अपन देखते हैं कि गाड़ी तेज चल रही है, धीरे चल रही है, बॉल ऊपर जा रही है, पानी गर्म हो रहा है ना। और कुछ ऐसी चीजें जो अपन देखते नहीं है पर उनका भी अपन लॉजिक निकाल लेते हैं, वैसा भी ऐसा हो रहा है ना। चुंबक है तो मतलब ऑलपिन जाके क्यों चिपक रही है, बाहर वाले रूम में ऑलपिन पड़ी है फिर क्यों नहीं चिपक रही है। तो कहने का मतलब एक दुनिया में लॉजिकल सब्जेक्ट सबसे अच्छा, जिसपे आपको मतलब प्यार हो जाएगा, बस आपको जुड़े रहना है। और फिजिक्स की जो है नैया आपकी बहुत जल्दी मैं पार लगवाने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन अपने अगले जो है स्लाइड की और ये है फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज का जो मतलब है वो क्या है, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर नॉन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो जो है फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे आपकी लेंथ है, जैसे मास है, जैसे टाइम है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है। लेंथ है भाई 2 मीटर है, 2 फीट है, 2 सेंटीमीटर है, माप लिया मैंने। मास है 2 kg है, 2 ग्राम है, कुछ भी है, ठीक है जी। टाइम है सेकंड में माप लिया, ओवर में माप लिया, मिनट्स में माप लिया। करंट को चलिए सोचिए किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं जी। 10th क्लास में हमने पढ़ा है सर, 10वां चैप्टर हमारा, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, इलेक्ट्रिक करंट वाला, वही चार्ज वाला, ठीक है जी। तो वो क्वांटिटी जिनको मापा जा सकता है उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और एक बात ध्यान रखें, फिजिक्स में बात होगी फिजिकल क्वांटिटीज की, अगर वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है तो फिजिक्स में कोई जगह नहीं। फिजिक्स कहेगी भाई किक आउट, निकलो आप, है ना। हम उन्हीं को जगह देते हैं जिनको माप सकते हैं, ठीक है जी। अब आप कहोगे सर वो ऐसी कोई क्वांटिटीज जिनको नहीं माप सकते, जो आगे आगे आइए सर, अभी बताते हैं आपको क्या है वो जी। वो है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, तो उनको बोलते हैं जी द क्वांटिटीज विच कांट बी मेजर्ड, ठीक है जी। ऐसी क्वांटिटीज जिनको अपन मेजर नहीं कर सकते तो उनको कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं जी, नाउन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर ही नहीं कर सकते अपन लोग। सर बताओ कैसे? अरे गुस्सा, मैं कहता हूं कि मुझे 2 किलो गुस्सा आया, आप कहोगे मास्टर पागल है। और बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, 2 किलो क्या हो गया, 2 मीटर क्या हो गया, 2 सेकंड क्या हो गया, गुस्सा कैसे माप लिया आपने सर, है ना। एंजाइटी, डर वगैरह है, मैं कह रहा हूँ आज जो मुझे 5 न्यूटन डर लग रहा है, 10 जूल डर लग रहा है, कैसे मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया। या मैं ये कहता हूँ कि इस आदमी को जो डर लग रहा है ना उसका 10 गुना डर मुझे लग रहा है। भाई इस आदमी का कितना डर था, तूने कैसे मेजर कर लिया, भाई इस आदमी का डर जो है वो 10 है।
मतलब ये इतना है ताकि तेरा 10 गुना है, हो ही नहीं सकता भाई साहब। ये तो मतलब आप समझ सकते हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो इन चीज़ों को नहीं माप सकते। अफेक्शन लगाव है, मैं कहता हूँ कि भाई ये मतलब मम्मी जो है मुझसे बहुत लगाव रखती है, बड़े भैया से थोड़ा कम रखती है, 2.7 गुना कम रखती है। आपने कैसे माप लिया आपका लगाव और उनके लगाव के बीच का अंतर? तो नहीं माप सकते आप लोग, ठीक है ना। तो ऐसे जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस को कोई जगह नहीं है फिजिक्स में, है ना। हम सब इमोशनली बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन इमोशंस को कोई जगह नहीं है फिजिक्स के अंदर, है ना। ये बात आप थोड़ी ध्यान रखें, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज है, उन्हीं का अध्ययन होगा थ्रू आउट द फिजिक्स। आप देखोगे हर एक क्वांटिटी होगी वही जिसको माप सकते हैं। चलिए जी, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ और आपको लेक्चर वगैरह थोड़ा अच्छा लगे, मजा आए, तो फिर कमेंट बॉक्स में भी अपना प्यार दिखाया करें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे कि भाई हाँ बच्चे सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ क्वालिटी सीख रहे हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को दो भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है जो है फंडामेंटल और दूसरा जो है डेराइव्ड, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है, दो पार्ट में डिवाइड है, पहला फंडामेंटल है और दूसरा जो है डेराइव्ड है। अब बात करते हैं फंडामेंटल। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जिसको किसी अदर क्वांटिटीज की हेल्प से बताया जा सकता है, उनकी कंप्लीट डेफिनेशन के लिए किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं है, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है जी किसी भी अदर क्वांटिटीज पे, है ना। दोनों क्वांटिटीज जो है फिजिकल वाली आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ना। और इनके कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पे, मास, लेंथ एंड टाइम। आगे अपन देखेंगे पूरी टेबल, टोटल ये 7 होती है, 7 ऋषि है, यही करता धरता है इस फिजिक्स के। आगे आपको समझ में भी आ जाएगा भाई साहब। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज तो भाई रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछ ले कि ओ फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी बताओ, तो आप धड़ से उन 7 क्वांटिटीज को बता दो। नेक्स्ट स्लाइड में बिल्कुल आने वाला है सब कुछ। चलिए जी, और नेक्स्ट देखते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज अपन ने देखी फंडामेंटल वाली, तो फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, जिनको बता सकते हो कि भाई ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी है। कहने का मतलब वो सारी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल से मिलके बनी है वो आपकी डेराइव क्वांटिटी है। डेराइव का हिंदी में मतलब होता है व्युत्पन्न, यानी किसी से बनना। अब डेराइव का मतलब बनी किससे? फंडामेंटल से। तो आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को याद रखना है, बाकी सारी की सारी आपकी जो है क्वांटिटीज आप अच्छे से याद रख लोगे डेराइव्ड क्वांटिटीज को, क्योंकि बनी तो फंडामेंटल से ही है। एक एग्जांपल वेलोसिटी का देख लेते हैं जी, ठीक है जी। तो ये होता है आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, है ना। बेसिक अच्छा बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है जी। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह से लेंथ है और टाइम है। तो लेंथ और टाइम ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है और इनसे मिलके बना है वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया? डेराइव क्वांटिटी हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये लो 7 ऋषि आगे, है ना, करता धरता आगे फिजिक्स के, इनको याद कर लो भाई साहब। तो आपको जो है क्वांटिटी से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम कहीं पे आने वाली ही नहीं है। कोई भी मात्रक पूछ ले, यानी कोई यूनिट पूछ ले, कोई भी डायमेंशन पूछ ले, इन ऋषियों के पता है। तो पहला क्वांटिटीज है मास, ठीक है, वो उसको मेजर करते हैं, यानी उसकी यूनिट है किलोग्राम। और ये यूनिट जो है ऐसा यूनिट है, अगले जो अपना लेक्चर होगा उसमें मैं बताऊंगा कि किन किन में मापा जा सकता है। क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा होगा भाई किलोग्राम क्यों सर, ग्राम भी तो होता है। जी होता है, बिल्कुल आप अपनी जगह सही हो। अमेरिका ब्रिटेन वगैरह में जाओगे तो पाउंड भी चलता है, वो भी सही है। तो सारी पद्धतियों के बारे में, सारे स्टैंडर्ड कौन कौन से है, साइज सिस्टम कौन कौन से है ना, मेजरमेंट के कौन कौन से सिस्टम्स है, उन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। तो आपका प्यार और ये साथ बना रहा तो सब कुछ डाउट क्लियर होना लाजमी है। चलिए जी पहला मास देखते हैं, उसका यूनिट किलोग्राम है और उसकी सिंबल जो है वो केजी है। अब ये केजी जो मैंने लिखा है कि छोटा के है और छोटा जी है, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है। कोई इसको बड़ा के और बड़ा जी मत लिख देना, एलकेजी यूकेजी मत कर देना जी, बिल्कुल गलत है जी। तो केजी ही रखना है, और के छोटा और जी छोटा, ये स्टैंडर्ड है। अगला जी देखते हैं लेंथ को। लेंथ यानी आपकी लंबाई, लंबाई का मतलब 2 पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन। अब वो ऊंचाई में भी आ सकता है, वो चौड़ाई में भी आ सकता है, वो डिस्प्लेसमेंट है तो भी है, वो डिस्टेंस है तो भी है। कहने का मतलब 2 पॉइंट्स के बीच की है तो दूरी ही ना, वही तो है।
अब वो लंबाई कहो, चौड़ाई कहो, ऊंचाई कहो, तो वो लेंथ है, और लेंथ कहो मीटर में मेजर किया जाता है। और ये SI यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन सिस्टम बना दिया है ना, वरना हर जगह का अपना एक अलग मेजरमेंट का तरीका होता है ना। अमेरिका वाले ज़्यादातर फुट वगैरह में मेजर करते हैं, हमारे देश में भी अमेरिकन उसने ब्रिटेन वालों ने, ब्रिटेन में जो ज़्यादातर है वो फुट को यूज किया जाता है। इंग्लिश कंट्री जो भी है, ब्रिटेन ने फुट को इन्वेंट किया है, और हमारे देश पे भी ब्रिटिश जो है वो राज करके गए हैं, तो पुराने लोग आज भी फुट में ही रूम वगैरह को मेजर करते हैं कि भाई हमारा रूम जो है 10 बाई 10 फुट का है, ये वो वहीं से आया है, क्योंकि ब्रिटिश जो थे पूरे वर्ल्ड में चले गए और उन्होंने अपनी जो है मापन पद्धति को हर जगह पे लागू भी कर दिया, इसलिए आज भी जो है उनकी बातों को अपन भूले नहीं है। चलिए जी, ये तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशनल हो गया, बाकी काम का तो ये है जी, लेंथ जो है वो मीटर में मेजर करते हैं, और मात्रक जो है वो आपका जो होता है वो मीटर होता है, और मीटर को छोटे एम से करते हैं, ठीक है जी। और टाइम सेकंड में ही करते हैं, कहीं पे चले जाओ। और उसका मात्रक जो होता है टाइम को अगर यूनिट के रूप में लिखना है, सिंबल क्या होगा यूनिट का, अगर छोटे, हर जगह सेकंड तो पूरा नहीं लिखूंगा तो S। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर लिखते हैं, और इसके यूनिट्स को और इसको देते हैं A से। टेम्परेचर को आप केल्विन में मेजर करोगे, केल्विन यूनिट होगी, और लिखोगे बड़े के से, इसको लिखोगे स्मॉल CD से, ठीक है, ये C स्मॉल dB स्मॉल, और इसको लिखोगे मोल से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो मेजर होता है आपका करने का तरीका, ये प्रकाश का टर्म है, लाइट का टर्म है इंटेंसिटी, और इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ोगे मोल, और इसको सिंबल लिखते हैं MOL। तो पता होना चाहिए इन सातों के बारे में, यही सात जो है काम आने वाले हैं। सर ये दोनों कैपिटल क्यों हैं? तो ये किसी वैज्ञानिकों के नाम पे यूनिट दिए हुए हैं, वैज्ञानिकों के नाम पे जो भी यूनिट्स है, चाहे वो एम्पियर है, चाहे वो न्यूटन है, चाहे वो जूल है, चाहे वो केल्विन है, वो सारे बड़े हैं, उनको थोड़ी इज्जत दी है ना, काफ़ी अच्छा काम किया, साइंस को फिजिक्स को इतना ईजी बनाया, तो थोड़ा तो बनता ही है उनका भी भाई साहब, है ना। चलो हो सकता है मेरा भी कुछ आ जाए कुछ दिनों में। चलिए जी, मजाक अपनी जगह, आगे देखते हैं। और डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज, डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज में थोड़ा सा मैं और चर्चा करूँ तो वेलोसिटी, अब वेलोसिटी को मैं लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान देना भाई साहब, यहीं से आपके सवाल पुटअप होते हैं, और आपके बुक के वो भी यूनिट के सारे सवाल यहीं से होने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट एक तरह से साहब लेंथ है जी, बिल्कुल है, और टाइम तो साहब जी टाइम है। और प्रीवियस में हमने देखा कि लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके वेलोसिटी बना है, मतलब वेलोसिटी जो है डेराइव क्वांटिटी है। अगर इसका यूनिट कोई निकालना चाहे तो लेंथ का मीटर लिखेगा और टाइम का सेकंड लिखेगा। चलिए जी, ये फंडामेंटल यूनिट्स थे, इनसे अपन ने क्या बना लिए, डेराइव यूनिट बना लिए। तो आपको याद सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स याद रखने हैं, बाकी कोई भी यूनिट्स आप निकाल सकते हो। स्पीड का भी यही होगा, यहाँ पे वर्ड जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 9th क्लास का 9th चैप्टर बहुत अच्छे से आपको याद होगा। सिंपली ये भी लेंथ ही है और यहाँ पर भी ये टाइम ही है, तो यहाँ पर देख लीजिए फिर ये मीटर अपॉन सेकंड आ जाता है। चलिए जी, मैं आता हूँ ब्लैक स्क्रीन पे और कुछ अपन प्रैक्टिस करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं ब्लैक स्क्रीन पे, ताकि आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपका जो है यूनिट कैसे निकाला जाता है। तो बिल्कुल आर यू रेडी? तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं त्वरण। अच्छा जी, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय, वेग में परिवर्तन बट्टे समय। तो वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा जी? तो हो जाएगा डेल्टा वी, यानी वेग में चेंज बट्टा समय यानी टी। अब देखो, वेग में से वेग जा रहा है तो आएगा वेग ही, है ना। 10 किलो में से 5 किलो घटा दोगे तो आएगा तो क्या आपका किलो ही आएगा। फिजिक्स में समान राशियों को घटाया और जोड़ा जा सकता है। 1 मीटर कपड़ा और 2 किलो आटा नहीं जोड़ सकते आप लोग, जोड़ सकते हो तो बता दो, लेकिन 2 मीटर कपड़ा प्लस 2 मीटर कपड़ा यानी 4 मीटर कपड़ा हो गया आपका, यानी तो समान राशियों को जोड़ा सकता। तो वेग को अगर मैं घटाऊंगा जोड़ूंगा तो आएगा तो यहाँ पर वेग ही,
तो एक तरह से यहाँ पर आएगा तो वेग ही, नीचे आएगा समय। वेग का मात्रक हमने देखा था क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहां से त्वरण का मात्रक आ जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन आ जाता है, एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं, है ना। एंड एक्सेलरेशन को यहां पर मैं ऐसे भी लिख देता हूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। कुछ चीज है, क्योंकि आप नए हो तो आपको इसलिए मैं बेसिक लैंग्वेज से लेके जा रहा हूं ताकि फिजिक्स में आप एक तरह से ढल जाए, है ना। डेफिनेटली आपके लिए जो यूज होगा दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ठीक है जी, तो ये एक्सेलरेशन हो जाता है, इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है जी। अब यहां पर नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, ओके जी। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्स। व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब देखिए मास, मास तो आपको पता है फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो उसका जो आएगा यूनिट आएगा केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट अभी अपने निकाला था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से फोर्स की जो यूनिट आएगी वो आ जाएगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम अपन देखते हैं वर्क, वर्क क्या हो जाएगा? तो दैट विल इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 10th क्लास आप सबको पता होगा, ठीक है जी। 10th क्लास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 11th चैप्टर। तो यहां पर फोर्स की यूनिट अपन लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आई? यही फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिखी है, देखो केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, सारी की सारी फंडामेंटल आ रही है, देखो। इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर आ जाएगा क्योंकि लेंथ है। तो यहां से यूनिट क्या बनती है जी? अपन याद करते थे केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यानी जूल आ गई। क्लियर है जी? बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल बिल्कुल एकदम। अगला देखते हैं जी प्रेशर। सर प्रेशर भी पढ़ा था अपन ने, 10th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था सर। ओ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उत्प्लावन, बायोन्सी वगैरह वो सारी चीजें। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के लिए तो ये वाली यूनिट केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल जल्दी फास्टेस्ट होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आना चाहिए देखो सर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, ठीक है जी। तो यहां पर क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएंगे। यहां से ऐसे यूनिट सारी आप लिख सकते हो, जितनी भी यूनिट्स है उनको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सकते हो। जैसे आपको कोई बोल दे कि चलिए जी बताइए, यूनिट बताइए आप जो है एक्सेलरेशन की, ऐसे ही पूछ ले। तो एक्सेलरेशन की आपको पता था वेलोसिटी अपॉन टाइम v/t, अभी अपन ने निकाल दी थी। आपको पूछ ले वेलोसिटी की, आप निकाल दो। फोर्स की पूछ ले, वर्क की पूछ ले। आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर मैं सारी यूनिट्स आपकी क्लियर करवा दूंगा। जो भी आपकी यूनिट्स और डायमेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है आप मुझे पूछ सकते हो। थोड़े से जो शुरुआत के वीडियो है वो इसलिए इंफॉर्मेशनल है क्योंकि आपको जरूरत भी है अभी इन कुछ वीडियोस की, तभी आप जो है अच्छा कर पाओगे, ठीक है जी। तो इन चीजों को भी थोड़ा ध्यान रखें आप लोग और देखते रहिए। चलिए मैं कुछ और देख लेता हूं। आज का जो सेशन है आई थिंक यहीं तक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें और रेगुलर अपनी क्लासेज को जो है ज्वाइन करें। जो भी आपको टाइम मैं देता हूं, जो भी आपको बताता हूं, जो भी चीजें हम डिस्कस करते हैं उन पे थोड़ा सा आपको रहना तो पड़ेगा, है ना। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है बच्चों। मैं आपको कितना भी अच्छा कराऊं लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। भले ही मजे के साथ पढ़ेंगे अपन, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, एंटरटेनिंग तरीके से पढ़ेंगे, स्टूडेंट फ्रेंडली पढ़ेंगे, लेकिन मुझे एक चीज पसंद नहीं आती, वो है इर्रेगुलरिटी। तो आप प्लीज रेगुलर रहें हमारे चैनल पे और जो भी आपको
समस्या है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। शुरुआत के 2-3 चैप्टर हो सकता है आप नए हो तो आपको थोड़े ऐसे डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन मजा आएगा। जो ये बेस है ये आपका थ्रू आउट फिजिक्स चलेगा, इसलिए मैं इनको इतना इंटरेस्टिंग और धीरे बता रहा हूँ। बहुत जल्दी जो है अपन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, तो आप सब लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और हमारे चैनल को भी आप जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या है कि नया वीडियो अगर आए तो उनका नोटिफिकेशन भी आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। वो बेल आइकन वाला वो बहुत फेमस है आजकल, तो सारे यूट्यूब के स्टार हो, सबको पता है सोशल मीडिया पे यही सब चलते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। तो प्लीज़ आप भी कर दें हमारे चैनल को, और नए आने वाले वीडियोस का जो है वेट करते रहिए, है ना। रेगुलरली जो आपके लिए वीडियोज हम डालते रहेंगे, ठीक है जी। तो धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, और नई एनर्जी और नई ऊर्जा के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए मोटिव के साथ आई विल बी बैक। ओके, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।